की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के बारे में। यूपी बोर्ड का जो चैप्टर 1 है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वन शॉट वीडियो इसके लिए ला दिए हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चैप्टर 1 के सभी टॉपिक्स हम इसमें क्लियर करेंगे, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वैद्युत आवेश प्रकार एवं गुण, वैद्युत आवेश और उसके प्रकार और उसके गुणों के बारे में, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा आवेशन एवं आवेशन की विधियाँ, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा होगा आवेश का क्वांटीकरण। देखिए सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी और इसमें आपका सारा चैप्टर जो होगा, पहले चैप्टर का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चौथा होगा हमारा टॉपिक कूलाम का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पांचवा होगा हमारा बहुल आवेशों के बीच बल, ठीक है, बहुल आवेशों के बीच बल। अब देखिए छठवां टॉपिक होगा हमारा विद्युत क्षेत्र व विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सातवां टॉपिक होगा हमारा विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। आठवां टॉपिक पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ऐसे ही विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और देखिए संतत आवेश के कारण वितरण एवं उनके प्रकार। संतत आवेश का जो वितरण होता है और उनके जो प्रकार होते हैं, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। और देखिए लास्ट टॉपिक हमारा होगा गाउस का नियम और उसके निगमन, उसके सूत्र का निगमन। तो गाउस के नियम के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगभग हमने इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारा पहला टॉपिक होगा विद्युत आवेश और उसके प्रकार और उसके गुणों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पढ़िए। और ये चीज़ें सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। और न्यूमेरिकल की रही बात तो न्यूमेरिकल का वीडियो हम अलग से बनाएंगे, इसमें केवल थ्योरी है और डेरिवेशंस हैं, ठीक है। तो सभी परिभाषा लिखा है हमने और जितने भी डेरिवेशन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो देखिए वैद्युत आवेश को समझते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का घटना घटित होती है, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे कोई भी वस्तु होता है उसका ऐसा गुण जो किसी वस्तु को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए वैद्युत आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी प्रदर्शिता क्यू होती है। इसकी राशि क्या होती है, जो वैद्युत आवेश होता है वह अदिश राशि होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यह क्या है, अदिश राशि है। मात्रक इसका क्या होता है, देखिए वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ना क्यू का, वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम। अब इसका जो सूत्र होगा, देखिए दो तरह के इसमें सूत्र निकलते हैं। एक क्यू बराबर जो होता है एन ई होता है, ठीक है, क्यू बराबर एन ई, और एक होता है क्यू बराबर आई टी, ठीक है, क्यू बराबर आई टी। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन क्या क्या चीज़ है। तो जो क्यू है आपका देख पा रहे हैं कि जो क्यू है इसे तो हम आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश है हमारा। और जो यन है वो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। जो ई है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है ये हमें रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो ई का मान होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू बराबर आई टी है। तो आई क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा। और टी क्या है, टी है समय अंतराल, समय अंतराल। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें अपने दिमाग में ही रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। तो आवेश का जो प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है धनावेश कहलाता है, यानी कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह जो वस्तु होती है वह धनावेशित वस्तु होती है, ठीक है। और ऋणावेश क्या होता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। देखिए जैसे कि अगर दो वस्तुएं होंगी हैं, मान लीजिए कि, ठीक है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है।
तो धनावेश किसे कहेंगे, इस जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसमें प्रवेश करेगा, ऋणावेश में। तो यानी कि इसका एक प्रॉपर्टीज बन जाता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो चालन होता है, इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ करता है, ठीक है। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी वह धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता वो ऋणावेश, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं आवेश के गुणों के बारे में, ठीक है। तो आवेश के गुण को देखते हैं, लगभग 5 गुण हमने इसमें समझाया हुआ है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तभी आपको कुछ लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो आवेश का जो गुण है, पहला गुण की बात करते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल व विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास धनावेश और धनावेश है, दो आवेश हैं, धनावेश ये भी है, धनावेश ये भी है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल करेगा, ठीक है। प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये बल इधर लगेगा, ये बल इधर लगेगा। अगर ये ऋणावेश है और ऋणावेश है, यानी कि समान आवेश है, ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। लेकिन अगर विपरीत आवेश हो, ठीक है, विपरीत आवेश जैसे कि एक धनावेश हो एक ऋणावेश हो, ठीक है, तब ये क्या करेंगे, ये भी इधर बल लगाएगा और ये भी इधर बल लगाएगा, तब ये आकर्षण बल कार्य करेगा इसके बीच में, ठीक है। तो अगर धनावेश ऋणावेश हो तो इनके बीच आकर्षण बल, और ऋणावेश ऋणावेश हो तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल, और धनावेश धनावेश हो तभी भी इसके बीच प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा जो गुण है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसे कि देखिए अगर कोई वस्तु है, इसमें अगर यम 0 हो, ठीक है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान हो अगर 0 हो, तब इसमें आवेश का मान भी 0 होगा, ठीक है। यानी कि किस द्रव्यमान अगर नहीं है तो आवेश भी नहीं है। लेकिन अगर द्रव्यमान अगर आवेश नहीं है, अगर Q बराबर 0 हो जाए, तो पूछे कि यम हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यम हो सकता है, यम हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो आवेश का मान हो वो पॉजिटिव और निगेटिव आ जाए, और ये दोनों कट करके 0 आ जाए। तो अगर आवेश का मान 0 होगा तो द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन अगर द्रव्यमान का मान 0 हो तो आवेश 0 ही होगा, ठीक है, आवेश का मान भी नहीं होगा। तो यानी कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा गुण हमारा क्या है। तीसरा गुण है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है, ठीक है। तो आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं कहीं से और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है इसे हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आवेश संरक्षण का नियम लिखिए, तो यही होता है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, न तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए चौथा गुण हमारा है, गति करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सॉरी, यहाँ पे गति करने से आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका मान लीजिए मोबाइल, आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज, और मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं, तो मोबाइल अगर मान लीजिए आपका 50% है और उसे आप चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल को 50% है, उसके बाद चार्ज नहीं कर रहे हैं और उस मोबाइल को चला भी नहीं रहे हैं, तो अगर आप या अभी मान लीजिए कि दिल्ली में हैं और दिल्ली से आप बनारस जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से बनारस जाएंगे, मोबाइल को नहीं छुए हैं आप, तो उसमें उसके चार्ज में, उसके आवेश में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 50% का 50% चार्ज ही रहेगा। तो गति करने से आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो पांचवा गुण है, समस्त ब्रह्मांड का आवेश सदैव नियत होता है, ठीक है। तो समस्त जो पूरा वर्ल्ड है, इसका आवेश जो होता है, यानी कि ब्रह्मांड है, इसका आवेश जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे, दूसरा टॉपिक है हमारा आवेशन, ठीक है। तो आवेशन की डिफिनीशन क्या है, इसे देखते हैं। घर्षण कराने के उपरांत एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, और एक वस्तु ये है, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जैसे कि मान लीजिए धनावेश है और ये ऋणावेश है, ठीक है। तो एक वस्तु से यानी धनावेश से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, और किसमें प्रवेश करता है, ऋणावेश में। तो धनावेश से इलेक्ट्रॉन निकला और ऋणावेश में प्रवेश किया, तो इसे हम कहते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया, यानी कि इसका स्थानांतरण हुआ, और इसे हम आवेशन कहते हैं, ठीक है। यही हमारा आवेशन कहलाती है।
तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलता है जिसका कार्यफलन अधिक होता है, ठीक है। जिसका कार्यफलन अधिक होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जिसका कार्यफलन कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम बात करेंगे आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की विधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, तापीय उत्सर्जन द्वारा आवेशन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा आवेशन। तो इसमें हमें केवल 3 विधियाँ अगर हम पढ़ लेते हैं आवेशन की तो ये इनफ है, ठीक है। क्या है? इनफ है, यानी कि काफ़ी हैं। ये 3 अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है हमारे लिए। तो 3 विधियाँ क्या कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन को देखते हैं। जब 2 आवेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और स्थानांतरित होने के कारण वस्तुएं जो होती हैं आवेशित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्यू आवेश की वस्तु है, धनात्मक धन आवेश की वस्तु है, और यह ऋणावेश की वस्तु है, ठीक है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, और स्थानांतरित होने के कारण यह जो एक अनावेशित जो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, या दोनों आवेशित हो जाती हैं। तो इसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे चालन द्वारा आवेशन की, ठीक है। तो दूसरा हमारा है चालन द्वारा आवेशन, उसके बाद से हम प्रेरण द्वारा आवेशन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए चालन द्वारा आवेशन क्या है। चालन द्वारा आवेशन को देखते हैं। जब हम अनावेशित वस्तु के संपर्क में किसी आवेशित वस्तु को लाते हैं, देखिए कि हमने पहला पढ़ा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता था कि दोनों वस्तुएं अनावेशित होती थी और उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होकर के वो दोनों आवेशित हो जाती थी। लेकिन इसमें एक वस्तु अनावेशित रहेगी और एक वस्तु आवेशित रहेगी, और जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु में लाते हैं तो आवेश होता है आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु पर रूपांतरित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, यानी कि एक धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है, एक अनावेशित है, एक आवेशित है। तो आवेशित जो वस्तु है, आवेशित से अनावेशित पर इलेक्ट्रॉन का रूपांतरण होता है, और इससे क्या होता है कि दोनों वस्तुएं जो होती हैं आवेशित हो जाती हैं, ठीक है। तो दोनों वस्तुएं किसके अनुसार आवेशित होती हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के अनुसार। तो हमने आवेशन में ही इसकी डिफिनीशन पढ़ ली थी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही हम आवेशन कहते हैं, और वही विधियाँ इन सभी विधियों में लागू होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही होता है। तो यानी कि जो आवेशित वस्तु होती है अनावेशित वस्तु को पर क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है, और इसके वजह से जो होता है चालन द्वारा आवेशन होता है। अब तो आवेशन की तीसरी विधि है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, और ये देखते हैं क्या है। जब हम अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना आवेशित कर लेते हैं तो यह प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए पहला जो हमने विधि पढ़ा उसमें था कि 2 अनावेशित वस्तुएं थी और दोनों को घर्षण से, दोनों को रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती थी। दूसरा में हमने पढ़ा कि एक अनावेशित रहेगा, एक आवेशित रहेगा, और इलेक्ट्रॉन रूपांतरित होकर के दोनों आवेशित हो जाएंगे। और जो प्रेरण द्वारा आवेशन तीसरी विधि है, इसमें क्या होगा कि अनावेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु में लाए ही हम उसको क्या करेंगे, आवेशित कर देंगे, तो उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, इस पे ऋणावेश और धनावेश समान रूप से वितरित हैं, कहीं भी कोई भी वितरित है। तो ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश इस प्रकार से वितरित है। अगर हम इस वस्तु पे कोई हम चालक लाते हैं, तो मान लीजिए कि ये वस्तु है और इसमें ऋणावेश धनावेश है, इस पर हम ऋणावेश चालक टच कराते हैं, ठीक है, इसके पास में लाते हैं, कोई ऋणावेश चालक इसके पास में लाते हैं, तब क्या होगा कि अगर ये ऋणावेश है तो धनावेश जो होंगी, इसमें जो जितने भी धनावेश हैं वो ऋणावेश की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो धनावेश इस तरफ हो जाएगा, आकर्षित हो जाएंगे किस तरफ, ये ऋणावेश है तो इसे धनावेश आ जाएगा। अगर ये धनावेश का चालक लाते तो ऋणावेश इसकी तरफ आकर्षित हो जाती और इस तरफ ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ ऋणावेश हो गया, एक तरफ धनावेश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक ऋणावेश चालक लाया, तो धनावेश इस तरफ आकर्षित हो जाएगा और ऋणावेश एक साइड में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसके आगे हम क्या करते हैं कि जैसे ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, ठीक है, ये ऋणावेश है, तो इसमें हमने चालक लाया था ऋणावेश का, और इस ऋणावेश है ना, इसके तरफ से हम इसे अर्थिंग कर देते हैं, यानी ज़मीन में इसको हम जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक वायर के अनुसार, वायर के हेल्प से हम इसे अर्थिंग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऋणावेश होती है वो नीचे चली जाती है, धरती में चली जाती है,
और ये जो धनावेशित वस्तुएं बची होती हैं इस पे वो समान रूप से वितरित हो जाती हैं और यह आवेशित वस्तु बन जाती है, जिसे हम कहते हैं कि अनावेशित वस्तुओं को बिना आवेशित वस्तुओं में लाए बिना ही आवेशित कर लेना। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया होती है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सिनारियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। आराम से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रह जाएं ताकि आपको पहले चैप्टर में कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाएं। अब देखिए तीसरा टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। इसको देखते हैं। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन की आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब जैसे कि 144 है, ये किसका पूर्ण गुणज 12 का। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण गुणज के रूप में होता है और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि 6.25 इंटू 10⁻16 ये कोई संख्या आपको मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को करने पर आपको ये आंसर प्राप्त होता है। अगर इसे हम आवेश के क्वांटीकरण के रूप को के नियम को फॉलो करते हुए इस चीज़ को हम लिखें तो इसको इस रूप में लिखेंगे कि इस 6.25 को हम इसको पूर्ण गुणज के रूप में बनाएंगे। तो 625 बना देंगे और गुणे में चूंकि दशमलव इधर आ करके ये 625 बना है पूरा, तो दशमलव 2 स्थान से खिसका है, तो 2 स्थान से खिसका है तो इसके जो ऊपर है 16 इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यानी कि यह एक क्या होता है? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें कूलाम के नियम की तो कूलाम के नियम को पढ़ते हैं। कूलाम के नियम का स्टेटमेंट जो है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी कि F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कूलाम का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बल F है तो F क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश क्या है? Q1 और Q2। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, समझिए, देखिए एक मान लीजिए Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो इनके बीच की दूरी अगर R है तो इनमें लगने वाला, इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो दोनों आवेश हैं इनके गुणनफल के बराबर नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुक्रमानुपाती होता है। ये एक बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। और दूसरे कंडीशन में कहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी क्या है? R है, तो इसके वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r²। बीच की दूरी के वर्ग, तो दूरी बीच की R है और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि 1/r² लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा कि F जो होगा हमारा, F बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है, अगर जहाँ भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वहाँ पे अगर हम इक्वल करें तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट हम K ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q1 Q2/r²। ठीक है, तो F बराबर निकल गया हमारा फार्मूला Q1 Q2/r²। अब देखिए यहाँ पे K का जो मान होता है, हमेशा याद रखिएगा, K का जो मान होता है, K बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, K का मान क्या होता है? 1/4πε0। तो हम K की जगह पे 1/4πε0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए 1/4πε0 तो हो गया। अब यहाँ पे ε0 क्या होता है वो चीज़ आपको समझना है। ε0 क्या है? ε0 है निर्वात में वैद्युतशीलता। क्या है? निर्वात में वैद्युतशीलता। तो निर्वात में वैद्युतशीलता है ε0। जहाँ पे अगर देखिए यह बराबर 1/4πε0 निकल गया Q1 Q2/r²। ये हमारा जो क्वेश्चन आया, जो हमारा सूत्र आया है, इस सूत्र में कुछ मान भी होते हैं। देखिए यहाँ पे 1/4πε0
इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है हमारा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 12। अगर एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, आपको ये चीज़ याद कर लेनी है। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो कूलाम का जो एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁻9। तो ये चीज़ हो गई कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, तो कूलाम के नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको पढ़ना है बहुल आवेशों के बीच बल। 5वां टॉपिक है हमारा बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस बात को आप बहुत ही भली भांति से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने अभी कूलाम के नियम में पढ़ा कि F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इस बल का फार्मूला आप याद रखिएगा, हर डेरिवेशन में इसका यूज होगा। ठीक है, इस लेसन के हर डेरिवेशन में इसका प्रयोग होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं बहुल आवेशों के बीच बल है ना, यानी कि बहुल आवेशों का मतलब है बहुत आवेशों के द्वारा लगाया गया बल, लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। देखिए तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, एक परीक्षण आवेश Q0 है और इससे कुछ दूरी पर बहुत सारे आवेश रखे गए हैं। एक आवेश Q1, एक आवेश Q2, Q3, Q4, ऐसे डॉट 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 Qn आवेश रखे गए हैं। बहुत सारे आवेश रखे गए हैं जिनके बीच की जो दूरी है, देखिए ये दूरी है, जो बीच की दूरी है क्रमशः R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और Rn है। ठीक है, इस तरीके से बीच की दूरी इनकी दी गई है। अब देखिए, अगर आपको पता है अगर दो आवेश हों जिनके बीच की दूरी दी गई हो तो उस पर बल भी लगेगा, और बल किधर लगेगा, इसके अनुदिश लगेगा, इसके आगे। ठीक है, ये बल यानी Q1 के कारण Q0 पर लगाया गया बल F1 होगा, F1 लगेगा। Q2 के कारण Q0 पर लगाया गया बल F2 होगा, और Q3 के कारण Q0 पर लगाया गया बल F3 होगा। ऐसे ही Q4 के कारण Q0 पर लगाया गया बल F4 होगा। अब ऐसे ही डॉट 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 Qn के कारण Q0 पर लगाया गया बल क्या होगा, Fn होगा। ठीक है, ऐसे ही इस पे बल आरोपित होंगे सभी आवेशों के कारण। ठीक है, तो सभी आवेशों के कारण कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो देखिए इसका जो फार्मूला हो जाएगा, अगर कुल बल निकाले हम F नेट करते हैं, कुल बल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर F मान लेते हैं, इसको भी वेक्टर F सबको मान लेते हैं वेक्टर F, क्योंकि यह एक अदिश रूप में इसकी जो तीव्रता बल होता है इसको अदिश रूप में निकालते हैं। सदिश रूप में बनाने के लिए हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए F नेट अगर निकालना है हमें, तो F नेट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें F1 को जोड़ देना पड़ेगा। F1 को सभी बलों को जोड़ देंगे, F2 को प्लस F3 को, ऐसे ही डॉट 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 Fn बल को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, F नेट बल निकल के आ जाएगा, पूरा बल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी बलों को, इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले सभी बलों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल बल, बहुल आवेशों के बीच बल निकल के आ जाएगा, यानी सूत्र का निगमन होगा। और देखिए अगर हम सभी आवेशों को, किसी आवेश के कारण किसी आवेश पर लगाया गया बल और उन सभी बलों का जो योगफल होता है, बीजगणितीय योग होता है, उसे ही हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इस जितने भी सिनारियो को हमने यहाँ पे समझाया है आपको, वो सभी चीज़ें थ्योरी के रूप में आपको लिखनी होती है एग्जाम में। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि बहुल आवेशों के बीच बल का परिकलन कीजिए, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है जैसा कि हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए माना आवेश Q1 Q2 Q3 Qn के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। देखिए आवेश Q1 Q2 Q3 है और परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, क्रमशः वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 डॉट 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 वेक्टर Fn है। तो देखिए इस पे बल कौन कौन सा लग रहा है, देखिए वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, वेक्टर F4, ऐसे ही डॉट 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 बहुत सारे बल लग रहे हैं Fn। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे जो जो किया है वो लिख दिए हैं। तो अब देखिए, तथा सभी आवेशों के परीक्षण आवेश Q0 के बीच की दूरी क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। तो देखिए इसके बीच की दूरी भी हम लिखे हैं R1, R2, R3, R4 और डॉट 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 Rn। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, ये है
और देखिए इसके और आगे है, तो बिंदु क्यू नॉट पर सभी आवेशों के कारण कुल बल, तो कुल बल निकालने के लिए एफ नेट हमने किया है, एफ नेट निकालने के लिए हम सभी बलों को जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो F1 प्लस में वेक्टर F2 प्लस में वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn, ये सभी बलों को हम क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं, ठीक है। समीकरण नंबर क्या मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं। अब इसके आगे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, आपको खुद डिराइव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ड्राइव करके आपको दिखाते हैं, इतना चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है, जो हमने पहले दिखाया। स्किप करके वीडियो को पीछे स्किप करके और उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने पहले ही लिख दिया है कि हमने अभी कूलाम के नियम में बताया कि यफ जो बल होता है ना, दो आवेशों के बीच जो बल होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए F1 है ना, F1, तो देखिए वेक्टर F1 जो F1 का बल, F1 के कारण F1 जो बल लगेगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1/4πε0, ये F1 है। F1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0। इसी बल के अकॉर्डिंग हम सारा बल का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बल का मान हमें पता है कि ये होता है, तो F1 जो Q1 के कारण परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है F1, इसका मान निकालेंगे तो 1/4πε0 हो जाएगा। उसके बाद एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q0, तो यहाँ पे ये Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे जो दोनों आवेश हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक आवेश Q1 रखा था और एक आवेश Q0 रखा था, तो Q0 रख देंगे। अब बट्टा में इसके बीच की दूरी क्या है, R1 है, तो R1 लिख देंगे। तो F1 जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। F1 क्या होगा, इसके बराबर होगा। F2 किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। F2 हो जाएगा 1/4πε0, ये तो सब में होगा। और यहाँ पे हो जाएगा Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर है, ये R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Q2 है और Q0 है, तो इनके बीच की दूरी R2 है, तो R2 का स्क्वायर लिख दिए हैं और Q2 Q0 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही F3 बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q3 Q0 बाई R3 स्क्वायर। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे आप। तो Q3 तक हमने निकाल लिया, F3 निकाल लिया हमने। ऐसे ही डॉट 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 वेक्टर F, ठीक है, इस सब वेक्टर लगा दीजिएगा ऊपर। वेक्टर Fn का मान निकालें, तो वेक्टर Fn बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा Q0 बाई आर्यन का स्क्वायर, ठीक है, Q0 बाई आर्यन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, देखिए एफ नेट हमको कहा है कि सभी बलों को हमें जोड़ देना है, तो सभी बलों का मान यहाँ पे ये निकला है, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे। F1 की जगह पे ये रखेंगे, F2 की जगह पे ये रखेंगे, F3 की जगह पे ये रखेंगे, डॉट 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 Fn की जगह पे ये रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रख के देखते हैं। देखिए एफ नेट, इस पर वेक्टर लगेगा, बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0, F1 की जगह पे रख रहे हैं, तो Q0 बाई R1 का स्क्वायर। देखिए F1 है ना, F नेट बराबर F1 है, तो F1 का मान ये दिया है, तो F1 की जगह पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद से प्लस धन लिख देंगे। उसके बाद से दूसरा जो हमारा बल है 1/4πε0 Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर, ये लिख दिए। प्लस में तीसरा बल जो लगा है 1/4πε0 Q3 Q0 बाई R3 स्क्वायर। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 Fn जो बल लगा है हमारा, ये है Qn Q0 1/4πε, सॉरी ये भी लिखना है 1/4πε0 Qn Q0 बाई Rn का स्क्वायर, ठीक है। ये सभी बल हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे जोड़ा है और डॉट 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 बहुत सारे बल लग रहे हैं, ठीक है। तो यन हमने नाम दिया है कि यन बल तक लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, सब में देख रहे हैं कि 1/4πε0 है, 1/4πε0 है, 1/4πε0 है, तो इस सब में है 1/4πε0, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एफ नेट निकालेंगे जब, तो हम 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन सभी बलों को हम लिख सकते हैं। इन सभी को जो कॉमन लेने के बाद से जो बचा है उसे हम लिख देंगे Q1 Q0 बाई R1 का स्क्वायर धन Q2 Q0 बाई R2 का स्क्वायर धन Q3 Q0 बाई R3 का स्क्वायर धन डॉट 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 Qn Q0 बाई Rn का स्क्वायर। सिंपल सा इस तरीके से हम लिख देंगे। अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ठीक है। वो क्या है इंपॉर्टेंट बात, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अदिश रूप में है, इसे हम सदिश बनाने के लिए क्या करेंगे,
सदिश बनाने के लिए हम इसमें R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप, ऐसे ही डॉट 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 RN कैप से हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे आगे सदिश रूप में बनाने के लिए बलों में क्रमशः इकाई सदिश R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप डॉट 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 RN कैप से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ये यहाँ पे अदिश रूप में है, वेक्टर के रूप में है, तो इसको हमें क्या करना है कि इसे हमें सदिश रूप में बनाने के लिए इन सभी बलों में यन से हम गुणा करा देंगे, सॉरी R1 R2 R3 कैप से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। R1 कैप R2 कैप ये क्या है, इकाई सदिश है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इकाई सदिश है। तो देखिए एफ नेट जब निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन हो गया है। अब इन सब में जो जो बचा है Q1 Q0 बाई R1 का स्क्वायर, इसमें भी R1 से कैप से गुणा करा देंगे, धन Q2 Q0 बाई R2 स्क्वायर, इसमें भी हम R2 कैप से गुणा करा देंगे, प्लस Q3 Q0 बाई R3 स्क्वायर, इसका जो इकाई सदिश होगा R3 कैप से गुणा करा देंगे। ऐसे ही प्लस डॉट 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 Qn, ध्यान से देखिएगा Qn Q0 बाई RN स्क्वायर, इसमें भी हम RN कैप से गुणा करा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने गुणा करा दिया और यह सदिश रूप में बन गया। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो मैथमेटिकली तरीका होता है जिसे हम इसको हम याद कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये होता है कि एफ नेट जो हमने निकाला है वो बराबर हो जाएगा 1/4πε0, तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हो गया है, बस आपका चीज खत्म हो गया, ठीक है। इतना ही डेरिवेशन है, घबराइए मत, बस अच्छे तरीके से इसको फॉलो कीजिए, बहुत ही सिंपल है, आसान है, ठीक है। 1/4πε0 लिख दिया हमने। उसके बाद इन सभी के जगह पे एक लिखने का तरीका होता है, और अगर सभी योगफल में हैं तो हम जानते हैं कि इसमें यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सिग्मा का, ठीक है। तो सिग्मा हमने बनाया, और सिग्मा बनाया हमने आई बराबर लिख दिया, आई बराबर 1। आई क्या है, इंडेक्स नंबर है, यानी संख्या है। देख सकते हैं R1 R2 R3 इसमें सब में संख्याओं का प्रयोग किया गया है, नंबरों का प्रयोग करके हम बनाए हैं। और आई बराबर 1 है, 1 से लेकर कहाँ तक है, यन तक है, ठीक है। देख सकते हैं बहुत सारे आवेश हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने यन आवेश तक लिया था। तो आई बराबर 1 कहाँ तक है, यन तक है, तो यन लिख दिया हमने। उसके बाद से क्या है, उसके बाद हमारा है Q1, QI लिख देंगे, QI आई क्या है 1 2 3 4 5 कुछ भी है, ठीक है, बाई उसके बाद से हमें नीचे लिखना होगा RI, आई भी क्या है 1 2 3 4 कुछ भी है, मतलब स्क्वायर, और गुणे में हमने इकाई सदिश से गुणा किया है, तो इकाई सदिश क्या हो जाएगा 1I कैप, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ लीजिएगा, ये चीज़ आपको याद करके या लिख देना है, या फिर यहाँ तक अगर कर लेते हैं आप तो भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा, समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट जो है पढ़ करके आया है, मतलब कर ले रहा है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे, इस जितने भी इतने बड़ा ना लिख करके हम इस रूप में लिख देते हैं अंत में, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र, 6वां टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आवेश Q है और इसका वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होगा, मान लीजिए यह आवेश यहाँ तक ही इसका प्रभाव सीमित है, ठीक है, यहाँ तक इसका प्रभाव सीमित है, मान लीजिए गोले तक इसका प्रभाव सीमित है, तो जहां तक इसका प्रभाव होगा ना, जहां तक इसका प्रभाव होगा वही इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। समझिएगा, जहां तक किसी आवेश के चारों ओर का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से इसकी परिभाषा याद कीजिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, हमने बता दिया क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको बताने के लिए हमने ये समझा दिया, थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझिए, इसको लिख लीजिएगा, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लीजिए कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जो हमने अभी समझाया, जैसे Q आवेश है, इसकी जो यहाँ इसका प्रभाव जो है इस गोले तक इतना दूर तक है, तो ये सभी विद्युत क्षेत्र हुए, ठीक है।
ये सभी क्या हुए, विद्युत क्षेत्र हुए। तो ये सभी विद्युत क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आवेश है तो स्थित एक एकांक कथनावेश जितने बल का अनुभव करेगा ना, जितने एफ का अनुभव करेगा, बल का अनुभव करेगा, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मान लीजिए कि माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो मान लीजिए कि क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा गया किसी विद्युत क्षेत्र में और वह वेक्टर एफ बल का अनुभव करता है। तो ये क्या करता है, वेक्टर एफ बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ना, तीव्रता विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर ई बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर एफ बटा में क्यू नॉट। ठीक है, वेक्टर एफ बटा में क्यू नॉट हो जाएगा, यानी कि ये जो लगने वाला बल और ये जो परीक्षण आवेश है इसका अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और वह जो परीक्षण आवेश होता है, इन दोनों के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए इसके मात्रक की बात करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, देखिए ये ऊपर क्या है, फोर्स है, नीचे क्या है, आवेश है। तो देखिए फोर्स का जो मान होता है, मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन। अब नीचे में क्या है, एक कोई आवेश है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। राशि की बात करें तो यह क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। अब देखिए इसकी बीमा की बात करते हैं। तो न्यूटन की बीमा आपको याद होगी mLt के पावर -2, ये हो गई न्यूटन की बीमा, बटा में नीचे क्या है, कूलाम। कूलाम की बीमा क्या होती है, AT, केवल AT। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं। तो mLt के पावर -2 है ना, ये t इधर जाएगा, -2 लिखेंगे, t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, a ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एक बार और इसको करते हैं, mLt यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस अगर बराबर हो, आपने मैथ में पढ़ा होगा, बेस अगर बराबर हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो इसके पावर जोड़ देंगे, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो mLt के पावर -3 और a के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी बीमा हो गई, ये सबकी बीमा है, और ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो गई। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप अच्छे से समझ जाएंगे। डेफिनेशन के साथ साथ इसके मात्रक और इसकी बीमा को भी हमने बता दिया है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी हानि ना हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएगा तो मात्रक, राशि या बीमा से आएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है हमारा 8 नंबर टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण, आप लोग कह रहे होंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर आप क्यों इसका नाम ले रहे हैं जब अभी आपने पढ़ाया है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत है ये, और हमने जो पढ़ा है टॉपिक नंबर 5 में वो आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत था। ठीक है, तो यानी कि बहुल आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता था, तो नेट बल जब हम निकालते तो उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो नेट तीव्रता निकलेगी, विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता, पूरी तीव्रता, कुल तीव्रता निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। जब आवेशों के नेट बल की जो बल का जो मान निकलता था उसे हम कहते थे अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो नेट योग निकलेगा उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसकी परिभाषा देखिए, इसका स्टेटमेंट देखिए, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है। और उसमें उसका स्टेटमेंट क्या था, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला सभी जो विद्युत बल होगा उन सभी के आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत बल के सदिश योगफल के बराबर होगा। उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने बताया भी था, मुंह से बताया था हमने, बस उसकी डिफिनीशन हमने नहीं लिखा था क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट वो थी नहीं, और हमने बता दिया था, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने नहीं बताया था। इसमें क्या है कि हमने वो चीज़ को यहाँ पे लिखा है, वाली बात से यहाँ पे दिखाया है आपको कि जो नेट तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सभी तीव्रताओं के कारण उनके योग के बराबर होगी। ठीक है, सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अब चलिए इसको हम निगमित करेंगे, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ये जो अगला टॉपिक है 9वां, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमें। तो देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे लिखेंगे
ये हम बाद में बताएंगे, पहले आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पी बिंदु है, ठीक है, इस पी बिंदु से कुछ दूरी पर बहुत सारे आवेश रखे गए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे ही डॉट 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 Qn आवेश रखे गए हैं, ठीक है, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश रखे गए हैं, और जिनकी दूरी क्रमशः R1, R2 और Q3 से P की दूरी R3, Qn से P की दूरी Rn है, ठीक है। इनकी दूरी दी गई है क्रमशः R1, R2, R3 डॉट 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 Rn, ठीक है, इनकी दूरी भी दी गई है। अब देखिए Qn और P क्या है, ये दो, एक आवेश है और एक आवेश तो नहीं है, एक बिंदु है। तो दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है F बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बता रहे हैं, जो E होगा ना, यह बराबर आपको पता होगा, दो आवेशों के बीच बल लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ होता है, आप ध्यान से इसको याद किए होंगे, ठीक है। अब इसी पर बेस एक हम और फार्मूला बता रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला, ठीक है। ई बराबर क्या होगा, देखिए ई बराबर अगर हम बात करें कि Q1 के कारण P बिंदु पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है, ठीक है, Q1 है तो E1 होगा, इस पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। Q2 के कारण बिंदु P पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और Q3 के कारण बिंदु P पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 है, डॉट 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 Qn के कारण P बिंदु पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता En है। तब देखिए E बराबर जो हमारा निकलेगा ना 1/4πε0 तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप बिंदु है, यह कोई आवेश नहीं है, ठीक है, यह आवेश नहीं है, एक केवल बिंदु है। तो Q1 एक आवेश तो लिख देंगे, लेकिन दूसरा आवेश नहीं है, इसलिए दूसरा आवेश लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे लिख देंगे क्या हम, R1 का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी क्या है, R1 है, तो R1 का स्क्वायर, ये हमारा निकल गया E1। क्या निकल गया, E1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसके, Qn के सापेक्ष P, Q1 के कारण P बिंदु पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q1 बाई R1 का स्क्वायर निकल गई, ठीक है। ऐसे ही E2 का निकालेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा, यानी E2 ये है, तो Q2 के कारण P बिंदु पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 बराबर 1/4πε0 Q2 बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए E3 निकालेंगे, E3 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, सेम वैसे ही यहाँ पे Q3 लिख देंगे, क्योंकि Q3 आवेश है, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 बराबर R3 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये हमारी सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकल गई। ऐसे ही डॉट 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 यहाँ पे देख सकते हैं Qn के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता En का मान निकालना है, तो En बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Qn बाई Rn का स्क्वायर, ठीक है, Rn का स्क्वायर। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने अभी अध्यारोपण के सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत में ये पढ़ा कि वेक्टर ई नेट बराबर होता है वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट 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 प्लस वेक्टर En। तो वेक्टर E1 E2 E3 डॉट 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 En का मान हमें निकल गया है, तो इसी पर रख देंगे। देखिए ये नियम जो है ई नेट बराबर हम क्या करेंगे, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट 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 वेक्टर En, इन सभी को हम जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले इसको सदिश रूप में हमें लिखना है, तो सदिश रूप में लिखने के लिए इसमें इकाई सदिश R1 कैप हमने बताया था, उसमें उस डेरिवेशन, पिछले वाले डेरिवेशन में। Q2 का इकाई सदिश क्या है, R2 कैप, इसका इकाई सदिश R3 कैप, और इसका इकाई सदिश Rn कैप हमने बताया था। तो इनमें सभी में हम गुणा करा देते हैं। पहला में गुणा हो जाएगा R1 कैप से, दूसरे वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R2 कैप से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों कराते हैं, सदिश में रूप में बदलने के लिए, ठीक है, सदिश रूप में बदलने के लिए कराते हैं। तो इन सब में हम वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर का मान निकला है R3 कैप, अब ऐसे ही डॉट 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 Rn कैप, इससे गुणा करा दिए तो ये सदिश रूप में हो गया, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, E1 के जगह पे E1 का मान रखेंगे, E2 के जगह पे E2 का मान रखेंगे। तो जैसे कि हमने सभी मान निकाल लिए हैं वो हमें ज्ञात है, याद है। तो ई नेट बराबर जब निकालेंगे तो E1 के जगह पे E1 का मान लिखेंगे, तो वेक्टर E1 का मान जो हमने निकाला है 1/4πε0 Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप
प्लस E2 का मान क्या निकला है 1/4πε0 Q2/R2² R2 कैप धन E3 का मान क्या निकला है वेक्टर E3 का 1/4πε0 Q3/R3² R3 कैप। ठीक है, वैसे ही प्लस में डॉट 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 1/4π का, ठीक है, Qn का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकली है 1/4πε0 Qn/Rn² Rn कैप। ये चीज़ हमें निकला है। तो ये चीज़ अगर निकला है तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि 1/4πε0 पिछले डेरिवेशन के जैसे इस 1/4πε0 ये कॉमन है सब में। ठीक है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, तो ई नेट जब निकालेंगे ना तो बराबर हो जाएगा 1/4πε0 को कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा यहाँ पे Q1/R1² R1 कैप धन Q2/R2² R2 कैप धन Q3/R3² R3 कैप। अब ऐसे ही धन डॉट 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 यहाँ भी बचेगा Qn/Rn² Rn कैप। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे किस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। इस चीज़ को हमें लिखने का तरीका ये होगा कि ई नेट बराबर जब हम लिखेंगे ना तो इसको हमें सिग्मा के रूप में लिखना है। सबसे पहले 1/4πε0 लिख देंगे, यहाँ पे एक सिग्मा बनाएंगे क्योंकि ये सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ रही हैं, तो ये बनाएंगे। और उसके बाद से आई बराबर हम लिखेंगे 1 से लेकर कहाँ तक है यन तक है। ठीक है, और क्यू आई लिखेंगे बट्टा में आर आई, क्योंकि आई की जगह पे आर आई स्क्वायर लिखेंगे, आई की जगह पे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यन तक की संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो आई क्या है इंडेक्स नंबर है, तो आई रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 यन तक की संख्याओं को। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। और आर आई कैप आई है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो हमारा डेरिवेशन है ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसकी डेरिवेशन हमने निकाल लिया है, और चूंकि हमने जो 5 नंबर बताया था 5 नंबर में उसमें हमने कुछ डेरिवेशन भी लिखवाए थे, तो इसमें डेरिवेशन हमने यहाँ पे ये लिखवाया है कि माना Q1 Q2 Qn के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः वेक्टर E1 वेक्टर E2 वेक्टर डॉट 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 वेक्टर En है, तथा इन सभी आवेशों के बीच से बिंदु P की दूरी R1 R2 R3 डॉट 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 Rn है। तो बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, और इसी पर हमने इसके आगे ये लिख देना है और ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध हो गई। ठीक है, और ये हमें डेरिवेशन से प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको इस डेरिवेशन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही होगी और किसी प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये डेरिवेशन आपको ना समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से इस वीडियो को देखिए, इस डेरिवेशन जहाँ से शुरू हुआ है जिस समय से, उस डेरिवेशन को शुरू से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान डेरिवेशन है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन आसान डेरिवेशन है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझिएगा। देखिए बहुत ही अच्छी सी डिफिनीशन यहाँ पे हमने लिखा है, इसको समझाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में कोई स्थित काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, तो उससे अगर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये चीज़ तो आपने डिफिनीशन में पढ़ दिया, मुझसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से ये गमन कर रही हैं, इस प्रकार से निकल रही हैं किसी वैद्युत क्षेत्र से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो ये विद्युत बल रेखाएं वेक्टर ई हैं। ठीक है, और ये विद्युत बल रेखाएं हैं और ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई काल्पनिक पृष्ठ रख देते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख देते हैं। ये मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ है, और इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ के अंदर से, इस पृष्ठ को आर पार करती हुई निकल रही हैं। कुछ रेखाएं इसके बाहर से निकल रही हैं, तो बाहर वाली रेखाएं नहीं, ये उन रेखाओं की माप की बात कर रहा है जो इस पृष्ठ के अंदर से निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ के अंदर से निकलने वाली रेखाओं के माप को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए होंगे।
इसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। जो रेखाएं इसके अंदर से गुजरती हैं, यानी काल्पनिक पृष्ठ से होकर के जो बल रेखाएं गुजरती हैं, उन रेखाओं की संख्या के माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके सूत्र का निगमन कैसे होगा। मान लीजिए जो हमने छोटा सा एक पृष्ठ रखा है, जो काल्पनिक पृष्ठ रखा है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, ये क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल मान लीजिए ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है। क्षेत्रफल क्या है? वेक्टर ए है, जो कि विद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा कोण अंतरित करता है। थीटा कोण अंतरित करता है, थीटा कोण अंतरित करता है। इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, इस जो हमने जो पृष्ठ लिया है, जो काल्पनिक पृष्ठ लिया है, इसका जो क्षेत्रफल है क्या है? ए है, वेक्टर ए है। और इनके बीच का कोण, विद्युत बल रेखाओं और इस ए के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, थीटा है। तो अब देखिए जो हमारा ये वैद्युत फ्लक्स होता है, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। तो ये होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स की फार्मूला, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। लेकिन अगर इस फार्मूले को अगर हम अदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप से अदिश रूप में लिखना चाहें, अदिश रूप से सदिश रूप में लिखना चाहें, तो जहाँ भी डॉट होता है वहाँ पे कॉस थीटा जुड़ जाता है और ये वेक्टर हट जाते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए फाई ई बराबर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं और इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। दोनों तरह के ये दोनों इसके फार्मूले हो गए। अब देखिए इसके राशि की बात करें तो यह अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ना, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और प्रति कूलम। मात्रक देखिए यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा मात्रक में, तो देखिए हम समझा देते हैं। देखिए ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और इस एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अगर इसका गुणा करा देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम हो जाएगा। तो यही तो हुआ, यही तो लिखे हम। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखा है इसके मात्रक में कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। इसकी बीमा की अगर बात करें तो इसकी बीमा होती है एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ये चीज़ आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये बीमा निकालना आपको आता होगा। ठीक है, नहीं आता है समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसे भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए न्यूटन का जो बीमा होती है एम एल टी के पावर -2 होता है, और मीटर स्क्वायर की जो बीमा होती है एल स्क्वायर होता है, और बटा में कूलम का जो बीमा होता है 80 होता है, आपको पता ही होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, 80 को ऊपर ले जाइएगा और सभी एल और ए जो होंगे उन सभी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपकी बीमा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपका बीमा निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को देखते हैं। इसमें इसकी डिफिनीशन हमने लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझाते हैं। देखिए कैसे। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन बहुत ही आसान सी है और इससे बहुत ही आसानी से समझा भी जा सकता है। देखिए एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश मतलब दो आवेश हैं, तो विपरीत आवेश का मतलब होगा एक धनात्मक आवेश होगा तो एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक ऐसा निकाय हो जिसमें दो बराबर या विपरीत आवेश क्या हो, रखे गए हो और उसे अल्प दूरी पर रखा गया हो। तो इनके मान लीजिए कि दो आवेश कौन कौन से हैं विपरीत आवेश? एक प्लस में क्यू है तो एक माइनस में क्यू है, और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी हम मान लेते हैं 2l। ठीक है, इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं? अल्प दूरी 2l मान लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन होती है और ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब चलिए हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं और उसकी मात्रक, परिभाषा और
बीमा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आपने समझ लिया है, द्विध्रुव आघूर्ण को समझना उतना कठिन नहीं है, आसान से समझ जाएंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझिए। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव में उपस्थित, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित जो आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी एक आवेश के परिमाण का बीच की दूरी के साथ गुणनफल। आवेश का परिमाण मतलब आवेश और बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा इसे हम P से, इसे लिख दीजिए, इसे हम वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वेक्टर P बराबर हमारा क्या निकल के आएगा? वेक्टर P, देखिए आवेश के परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बी आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, इसको हम Q मान लेते हैं। और गुणे हमने विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या ज्ञात किया था? हमने विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 2L है। ठीक है, 2L है। तो विद्युत अल्प दूरी पर रखा गया होता है विद्युत द्विध्रुव में आवेश, तो उसके बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2L लिख देंगे। तो वेक्टर P बराबर हमारा क्या निकल गया? Q इंटू 2L। ये हमारा फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, जहाँ पे Q क्या है? आवेश का परिमाण है। ध्यान दीजिएगा, Q क्या है? आवेश का परिमाण है। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र हमने निकाल लिया है पहले ही, Q इंटू 2L। तो देखिए Q क्या है? एक आवेश है, और 2L क्या है? लंबाई है, बीच की दूरी है। तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा, गुणा है तो यहाँ पे होगा कूलाम मीटर। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर होगा। बीमा इसकी क्या होगी? बीमा देखिए कूलाम का होता है हमारा 80 और इसकी बीमा होगी मीटर की यल, तो ATL इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल भी अब दूसरी बात इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इतनी चीज़ें आप अगर आप तैयार कर लेते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका तैयार हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ थी, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 12 है संतत आवेश वितरण एवं उनके प्रकार। तो संतत आवेश वितरण को समझिएगा। संतत आवेश वितरण क्या है? यदि किसी वस्तु में दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, किसी वस्तु पर दिया गया आवेश उस वस्तु पर अगर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है, तो आवेश के इस वितरण को संतत आवेश वितरण कहते हैं। ध्यान से याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। किसी भी वस्तु पर अगर दिया गया आवेश समान रूप से उस पर वितरित हो जाता है, फैल जाता है, उसे हम संतत आवेश वितरण कहते हैं। संतत आवेश वितरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और पृष्ठीय आवेश वितरण को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन आवेश वितरण को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। ये है रो और ये है हमारा सिग्मा और ये है लैम्ब्डा। इससे हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं, नाम देते हैं। चलिए अब इनका सूत्र हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। इनकी परिभाषाएं तो बहुत ही कम ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनके सूत्र देख लेते हैं। देखिए रेखीय आवेश वितरण, लैम्ब्डा। देखिए लैम्ब्डा का जो सूत्र होता है, लैम्ब्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, इसकी परिभाषा किसी और वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए, और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, इनका सूत्र याद होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लैम्ब्डा बराबर Q/L हो गया। Q क्या है? आवेश है और L क्या है? L है हमारा लंबाई। ठीक है, L लंबाई है। ये हो गया रेखीय आवेश वितरण का सूत्र। अब देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण के सूत्र को देखते हैं। पृष्ठीय आवेश आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर हमारा होता है Q/A। यहाँ पे L की जगह पे हमारा क्या आ जाता है? A आ जाता है। Q आवेश है और A क्या है? A हमारा क्षेत्रफल आता है, क्योंकि ये पृष्ठ है, पृष्ठीय आवेश वितरण है। ये रेखीय आवेश वितरण था। रेखीय में क्या होगा? इसकी लंबाई होगी। पृष्ठीय में क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए तीसरा है हमारा आयतन आवेश वितरण।
आवेश वितरण, इन सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए 2 फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ये रो है, ठीक है, रो का चिन्ह है। तो रो बराबर हमारा होता है Q/V, आयतन है, V है, यानी आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हमारा निकल गया Q/V। Q क्या है, हमारा आवेश है, ठीक, और V क्या है, हमारा आयतन है। तो सिंपल सा ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तीनों फार्मूला, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला, तीनों इसके प्रकार हैं संतत आवेश वितरण के। तो ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समाप्त होती है। चलिए अब अंतिम जो हमारा टॉपिक है उसे हम पढ़ते हैं। अंतिम टॉपिक है हमारा गाउस का नियम, गाउस का प्रमेय, गाउस नियम जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। अब देखिए अंतिम चीज़ के बारे में बात करते हैं, अंतिम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अंतिम टॉपिक है हमारा गाउस का नियम, जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आ जाता है इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए, कभी कभी तो इसका निगमन भी आ जाता है, लेकिन इस वीडियो में हमने निगमन नहीं बताया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि निगमन के लिए हम बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों को स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें आपको बता देंगे, चूंकि आपके एग्जाम से पहले ही बता देंगे। निगमन आप सीख लेंगे आसानी से, ठीक है। पहले देखिए कि गाउस का प्रमेय का जो स्टेटमेंट है क्या कहता है। इस वीडियो में यहीं तक हम सीमित रखते हैं, और लगभग इस वीडियो में हमने सभी टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी टॉपिक को हमने पढ़ा दिया इस वीडियो में। तो 1 शॉट वीडियो था, बहुत ही अच्छे से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। गाउस का नियम पढ़ना है हमें, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE उस वस्तु द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उस फ्लक्स φE उस वस्तु द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो φE का सूत्र निकल जाएगा हमारा, Q की जगह पे आवेश रख देंगे, Q हो जाएगा बटा में ε0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कर देनी है। तो सॉरी, यहाँ पे हमारा 1/φE बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारा जो फार्मूला निकल के आया है, ये है गाउस का प्रमेय। इसे ही हम कहते हैं गाउस का प्रमेय। ये हमारा स्टेटमेंट रहा। इसके निगमन, गाउस का निगमन, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, समय कम था। गाउस का निगमन, इसको ड्राइव करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता, हो सकता कि आपको समझ में भी ना आए। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। क्या करेंगे, स्पेशल वीडियो, केवल एक ही वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल रहेगा गाउस के नियम का निगमन, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो गाउस का नियम यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख करके अच्छे से समझा दिया है। इस वीडियो में हमने सभी टॉपिक को क्लियर कर लिया है। इस वीडियो को देख करके जितने भी हमने फार्मूले, जितने भी थ्योरी लिखी थी, वो सभी चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसी को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि समय कम है। अगर आप उतनी चीज़ों को भी तैयार रखते हैं तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगी। और ऐसे ही सभी चैप्टर के वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी इस पर और अच्छे से काम करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।